बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात मुस्तफ़ा मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। देखिए, जो चीन और इंडिया का मामला है वो हमने कल भी कहा था कि बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। अब इसके अंदर पहले हम आपको सूरत हाल बयान करते हैं और इसके अंदर फिर अमेरिका की अब मदाखला शुरू हो गई है, वो भी हम बयान करेंगे पहले, क्योंकि इंडिया का जो आज का हमारा मौजू होगा, सबसे अहम जो हम आप बताने जा रहे हैं, जो हमने 90s में ये बात कही थी कि अमेरिका बेसिकली सियाचिन पे कब्ज़ा करना चाहता है, क्योंकि सियाचिन दुनिया की छत है। अमेरिका क्योंकि अपने आप को सुपर पावर मानता है, वो कहता है कि ये छत जो दुनिया की छत है, जो वो मेरे पास क्यों ना हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि उससे उसको ये फ़ायदा है कि वो चीन, इंडिया, पाकिस्तान, रूस, सेंट्रल एशिया तमाम ममालिक को, अफ़गानिस्तान तमाम ममालिक को अगर सियाचिन पे बैठ जाए तो उसके पास जो है सहूलतें भी हैं और वो वहाँ बैठकर वो दुनिया को, पूरे एशिया को कंट्रोल कर सकता है। सियाचिन पे लड़ाई जो बेसिकली जो इस वक्त जो इंडिया को ये चार्ज किया है अमेरिका ने, वो सिर्फ सियाचिन पे कब्ज़ा करने के लिए किया। इंडिया बेवकूफ़ है इसलिए कि वो ख़ुद सारी उम्र ग़ुलाम रहा है। उसकी ग़ुलामाना जहनीत जो है वो बिलाखिर आ रही है और ग़ुलाम वो बनेंगे फिर दोबारा। अब आपका से अमेरिका के बनेंगे और ये लड़ाई जब होगी और हासिल नतीजा ये होगा, अगर अमेरिका जीत गया तो वो सियाचिन पे कब्ज़ा कर लेगा और सारे मुल्कों को ग़ुलाम बना लेगा। अब ये इस बात को बर्दाश्त कर सकेगा रशिया या नहीं, ये अलग बात है। चीन बर्दाश्त कर सकेगा, ये अलग बात है। लेकिन बुनियादी उनका मकसद ये है कि सियाचिन पे कब्ज़ा करना है। अब सूरत हाल हम पहले, इससे पहले कि हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करें, हम ये बताना चाहते हैं कि इंडिया का ने जो अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने चीन की जो फ़ौज थी, जो आगे बढ़ाई थी बहुत ज़्यादा, वो उसको हमने रोक लिया है और वो 2 से 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर अंदर घुसाई है। और लेकिन अब इसकी पेशकदमी को हमने रोक लिया है। पहले तो उन्होंने ये कहा था कि हमने कुछ भी नहीं हुआ है, ये रोज़मर्रा का वाक़या है। लेकिन 19 अप्रैल से इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये बताती है कि 19 अप्रैल को यहाँ पर जो है पहली जुम्बिश देखी गई थी कि वहाँ पर बहुत बड़ी व्हीकल्स जो हैं, हैवी व्हीकल्स आनी शुरू हुई थी और उन्होंने आकर जो है वो लद्दाख के एरिए में अपना इलाके के अंदर घुसा। ये समझे कि ये नॉर्मल कोई एक्टिविटी है, लेकिन वो एक प्लानिंग के तहत थी। 15 जून के बाद जो वाक़या हुआ तो 20 आदमी जब इनके मारे गए इंडिया के, तो फिर इसके बाद में उन्हें मालूम हुआ कि अब गड़बड़ हो गई है। तो अब सूरत हाल ये है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि मैंने जैसे पहले बताया है कि दर्जनों हेलीकॉप्टर्स जो हैं और बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, चीनी गाड़ियाँ जो हैं, वो लद्दाख के एरिए में देखी गई 19 तारीख को। फिर उन्होंने क्या किया है कि जनूबी सेक्टर में चमर और डैम चौक पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। ये हमने कल भी बताया था। और चोशल और पिंगोंग जो लेक है सेंट्रल सेक्टर में, उसमें कब्ज़ा कर लिया है। और गलवान डीप सेंग में, गलवान से डीप सेंग तक का जो है शिमाली सेक्टर में कब्ज़ा कर लिया है। ये चीन का इस की पोजीशन है। अब उनका जो प्रोजेक्शन है वो ये कहते हैं कि अब दूसरी जो मैन्यूवरिंग होगी पाकिस्तान चाइना की, वो ये होगी कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर वो हमला करेंगे और दौलत बेग का जो अड्डा है उस पर कब्ज़ा करेंगे। और ये इंडिया का असेसमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करेंगे। हमारी तरफ से तो कोई जुम्बिश नहीं हो रही है, लेकिन ये इंडिया का ये ख्याल है। दूसरा हमला वो ये करेंगे कि शशगाम वादी है से अर्धक ग्लेशियर और इंदिरा कोल जो है ग्लेशियर जो हैं, इन पर हमला करेंगे। चाइना करेगा ये। पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर से शुरू होगा और लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर तक इंडिया को इंगेज करेगा। ये उनका अपना असेसमेंट है और जिसमें पाकिस्तानियों को होशियार होना चाहिए कि वो इस बात से बाखबर हों कि ये इंडिया इस किस्म के मनसूबा बंदी पर गौर कर रहा है कि पाकिस्तान ऐसा करेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत जो है चारों तरफ से घिरा है। अगर एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, फिर भूटान है, फिर आप नेपाल है, फिर बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है। हर तरफ से चीन को, भारत को जो है वो घेरा, उससे तंग किया जा रहा है। अब उसके अंदर जो है वो
इनका ये ख्याल है कि अगर एक तरीका तो ये है कि अब हम क्या करें। इनका जो असेसमेंट है, जो दो आदमी कह रहे हैं, एक इकबाल चांद मल्होत्रा है इंडिया का, ये 17 जून में उन्होंने आर्टिकल लिखा। दूसरा अजीत शुक्ला है जो कर्नल है। उन दोनों का राय ये है कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर ये अब जो है इंडिया चाहे चीन जो है इंडिया को इंगेज करेगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हमें तो मजबूरन बोलना पड़ेगा। जो आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपने अपनी शरारतें जो करते हैं, जो हमारे आदमियों को शहीद करते हैं, वो बंद करें। तो हमारा तो कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये बात हम आपको ज़रूर बताना चाहते हैं जो कल हमने नहीं बताई थी, कि हमारा जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया स्कर्दू का जो हमारा बेस है, उसको हमने बड़ी तोसी कर दी है। और वहाँ पर हमारे जो इस वक्त के जो बेहतरीन एसेट हैं, हमारे पास जो बेहतरीन तैयारे हैं, वो हमारे पास इस वक्त स्कर्दू के जो हमारा बेस है उसके अंदर मौजूद हैं। वो 1 मिनट के 2 मिनट के फासले के ऊपर है उनका रास्ता। और जो दौलत बेग का जो अड्डा है वो भी 5 मिनट के फासले पर है हमारे तैयारों की रेंज में। तो और मिज़ाइलों की रेंज में तो सेकंडों का काम है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं समझा जाए, क्योंकि जिस वक्त हमने ये सवाल किया था, जब फरवरी हुई थी, 26 फरवरी हुई थी, तो हमने ये सवाल किया था कि हमारा नौशेरों के अंदर बेस तो है और फिर हमारा स्कर्दू में बेस है, लेकिन बीच में बेस क्यों नहीं है। उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2-4 मिनट का जो अगर हम कहीं भी बना लें, तो जिस वक्त जहाज़ उड़ता है तो उसमें 5 मिनट तो लगते हैं ना उसको जहाज़ को उड़ने के अंदर। जब वो जहाज़ मैदान में आता है और फिर वो रनवे पर चलता है, तो उसमें जो वक्त लगता है वो तो लगेगा। वो जो 2 मिनट का हो या 3 मिनट का हो या 4 मिनट का हो, जो फास्ट भी हो। हेलीकॉप्टर का ये होता है कि वो फौरी तौर पर उड़ जाता है 1 मिनट के अंदर, जैसे उसको गर्म किया और उड़ गया। लेकिन उसको गर्म आपको हर वक्त गर्म रखना पड़ेगा। उसको बहरहाल गर्म करने के लिए भी तो वक्त चाहिए होता है, 2-3 मिनट का वक्त मैंने जो हीटअप होने के लिए। तो अब वो ये कहते हैं कि एक तरीका तो ये है, ये दोनों लोग जो हैं अजय शुक्ला और ये जो इकबाल चांद मल्होत्रा, नाम तो इकबाल रखा हुआ है लेकिन है ये हिंदू, मल्होत्रा साहब जो हैं वो उन्होंने 17 जून को लिखा है, इन्होंने 26 जून को लिखा है। अजीत शुक्ला ने जो कर्नल हैं, और इन्होंने ये वही शख्स हैं जिन्होंने ये सबसे पहले ये भांडा फोड़ा था इंडिया का कि ये इंडिया के आदमी चीनी घुस आए हैं इसमें, और इंडिया इनकार कर रहा था। लेकिन ये वाहिद आदमी था, ये बात इसका ब्लॉगर ये कह रहा था कि हाँ इंडिया घुसा है। तो अब सूरत हाल यूँ कहना चाहिए कि एक बड़ी जंग होने जा रही है। अब एक और बात भी है कि जब हम ये कहते हैं कि भूटान जैसे मुल्क ने भी आंखें दिखानी शुरू कर दी है इंडिया को, वो दरिया को अब जो पानी जो जा रहा था उसके 25 गाँव में वो रोक दिया है, जिस पर उन्होंने मज़ारे भी किए हैं आसाम के लोगों ने कि हमारा पानी क्यों रोका गया है। तो अब भूटान जैसे मुल्क ने भी आंखें दिखानी इंडिया को शुरू कर दी है। नेपाल में एक नया मसला हुआ है कि नेपाल के लोगों में एक वहाँ पर ये कहा है कि नेपाल में एक रेजोल्यूशन हुआ है पार्लियामेंट में कि साहब चीन ने हमारी सरहदों को भी, हमारी पोस्टों को भी इधर उधर किया है, तो वो खैर वो चीन उसको संभाल लेगा, इसलिए कि वो कह देगा जी हम आपकी जो पोस्टों को बराबर कर देते हैं, आप रेजोल्यूशन वगैरह की कोई बातें न करें। इन लोगों का जो प्लान है, अगर आपको मैं 2 बातें करना चाहता हूँ कि बेसिक जो प्लान है इनका जो इंडिया का जो प्लान था वो ये था, बहुत एम्बिशियस प्लान था अमेरिका के कहने पर। एक तो प्लान ये था कि जो तिब्बत और सिंकियांग की तिब्बत की हाईवे है उस पर कब्ज़ा करना है। दूसरा इनका क्रोक्रम हाईवे पर, जिसमें कि हमारा जो इनका सिपैक को जाना है उसको कब्ज़ा करना है। ये इसके लिए इन्होंने ये जो बेल्ट बना रहे थे, और दरिया श्यूक पर जो उन्होंने जो पुल बनाया है वो, और दौलत बेग के अड्डे को जो उन्होंने अपग्रेड किया है, तो उसका ये चीन को पता लग गया था कि भाई इनके इरादे नेक नहीं है, तो इसलिए वो चट दौड़ा है। अब उन्होंने ये किया है, कह रहे हैं कि जब ये अजीत शुक्ला और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि एक तरीका तो ये है कि जो चीज़ चली गई है अमेरिका के पास यानी चाइना के पास जो चली गई, हम कह दें कि साहब हमने उसको गिव अप किया। वैसे भी ये इलाका ऐसा है कि जिस पर भी सरहदें मुतय्यन नहीं थी, तो कोई बात नहीं है, कब्ज़ा उन्होंने कर लिया तो कर लिया है। अब पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करें और हमसे कहें कि भाई हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और हम मसला हल कर दें, तो वो ठीक है, हम उससे खुश हैं। ये अगर ये इतनी बुर्दबारी का काम करता है, इतनी दानिशमंदी का काम करता है इंडिया, तो फिर एक वो हीरो बन जाएगा पूरे इलाके का। और वो वाकई जो वो चाहता है कि उसकी एक बड़ी ताकत के तौर पर माना जाए तो वो माना जाएगा। लेकिन अगर वो लड़ेगा तो वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसमें तो कोई चीज़ यानी वो न सिर्फ अपने मुल्क की तबाही की बात कर रहा है, लेकिन खित्ते की तबाही की बात भी कर रहा है और तमाम दुनिया को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है। तो आप दूसरा ये कहते हैं कि हम तिब्बत वाला माहदा तोड़ दें, जो कि 1954 में हुआ था, जिसको पंचशील माहदा कहते हैं। तो और तिब्बत की आज़ादी की हम जंग लड़ना शुरू कर दें। तो वो उनको मालूम है कि आप तिब्बत के मामले के अंदर अज़ाइम आपके अच्छे नहीं हैं,
आपने, और वो इस लिहाज से अपना अपना वो काम कर रहे हैं। तो मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ। जी, इस मामले पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड आसिफ हुमायूं साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आसिफ हुमायूं साहब। वालेकुम सलाम नुसरत मिर्जा साहब। जी, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे अपने आपने प्रोग्राम याद सच बात में। आप फरमाइए कि जो ये स्टैंड ऑफ है इंडिया और उसके दरमियान में, और जो इंडिया का एम्बिशियस प्लान है, और वो उल्टा चाइना को कह रहा है, क्योंकि मैंने ये बात अभी कही थी, पता नहीं आप सुन पाए नहीं, कि बेसिकली उनका ये इरादा ये है इंडिया का, अमेरिका के कहने पर, कि जो सिंकियांग और तिब्बत की जो हाईवे है, जो कि इस मैंने जहाँ पर ये अक्साई चीन से गुजरती है, जहाँ अक्साई चीन से जो गुजरती है, कोई 10 किलोमीटर के फासले पर है, उस पर कब्ज़ा कर लें, और दौलत बेग के अड्डे से कुराक्रम का जो हाईवे है हमारा, जिस पे जिससे सीपैक जाएगा, उस पर भी वो अब उसमें ले आए। उसको ये समझते हुए चीन ने फिर ये पेशरफ्त की है। वो अब उन्होंने उस रास्ते को, जो दौलत बेग का जो अड्डा था, उसके ऊपर जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर उस पर कब्ज़ा कर लिया है और उसको अपने टारगेट पर ले लिया। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर, और तिब्बत के अंदर भी उन्होंने जो पेशरफ्त की है, तो वहाँ पर जो हुआन का जो इलाका है, वो एक, उस पर भी इन्होंने वहाँ अपना अपने जो है इंडिया ने अपने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कुमक भेजी है। तो अब आप इस पर तबसरा करना चाहते हैं, जो भी आपका जो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं हमारी नज़र में, और सूरत हाल को जानते हैं फ़ौजी होने के नाते। जी मिर्जा साहब, मैं कुछ अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला की मुझ पे मेहरबानी है कि मैं हिंदुस्तान भी दिल्ली में अपने हमारे सफारत खाने में भी रहा हूँ, और 2017 में मुझे मौका मिला और मैं तिब्बत का भी एक दौरा कर आया हूँ। अच्छा, मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि हिस्टोरिकली जो है, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लग रहा था हिंदुस्तान में, और ये लगता रहा जब तक के दलाई लामा जो थे वो तिब्बत में बगावत के बाद वो भागकर उन्होंने अपने हिंदुस्तान में पनाह ली, और इंडिया ने उनको पनाह दे दी, नेहरू ने उनको पनाह दी। उस वक्त तक ये जो मामला था सरहदी मामला, और इंडिया की चाइना के साथ बहुत लंबी सरहद है, सबसे दुनिया में जो ना उनकी लंबी सरहद से गैर मुल्की सरहद चीन के साथ है। जो ये सरहदी मामला जो था, ये एक तरह से इंग्लिस्तान जब यहाँ से गया तो उन्होंने कुछ इल डिफाइंड लाइंस वो छोड़ गए, और कुछ ऐसे मामलात थे जिनके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं था, और उनमें ये अक्साई चीन का और नेफा, जिसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, ये मसले वो छोड़ गए। और 1962 में जब हिंदुस्तान ने इन इलाकों पे कुछ अपने अड्डे बनाने की और बेसिस बनाने की कोशिश की, तो फिर चीनियों ने एक बहुत बड़ा हमला किया, और 1962 के अक्टूबर नेफा में, जी, और नहीं, यहाँ पे अक्साई चीन में भी, लद्दाख में भी किया था। लद्दाख में भी किया था। जी अच्छा, ठीक हो गया। ठीक, जो नीफा में था, उन्होंने तकरीबन इंडिया का एक पूरा सूबा जो था वो अपने कब्जे में लेने के बाद, ये बताने के बाद कि ये हमारी क्लेम लाइन है, वो पीछे हट गए चीनी, और अक्साई चीन जो था इसके ऊपर उन्होंने चीनियों ने अपना कब्जा जारी रखा। और यहाँ पे जो लद्दाख में जो इनकी फ्रंटियर है, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये एक ऐसी लाइन होती है अपने इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है और जो बाउंड्री के जो वो हैं अपने खसूसियात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ये एक ऐसी लाइन होती है जो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ये आगे पीछे हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल कंट्रोल कितना है।
अब जो इंडिया ने और चाइना ने कोई पिछले मेरे ख्याल से कोई 10-15 साल में 3 से 5 तक सरहदी मामलात के ऊपर अपने कमीशन बिठाए और उन्होंने कुछ फैसले किए। उन्होंने फैसले जो किए वो उसका लुबे लुबाब ये था कि दोनों साइड जो है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसकी साइड के ऊपर अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को चेंज नहीं करेंगी, स्टेटस को रखा जाएगा, स्टेटस को रखा जाएगा। और पिछले साल वो भूटान के पास डुकलम का मामला हुआ, वो भी यही था कि स्टेटस को चेंज होने की बात हो रही थी, एक सड़क बन रही थी, उसके ऊपर जो ना हिंदुस्तान ने एतराज किया, चाइना ने जवाब दिया। अब जो ये मसला है लद्दाख का, पहली बात तो ये है कि जो स्टेटस को की चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा चीन ने एहतजाज किया जब 5 अगस्त 2019 को, जब उन्होंने पूरी ऑक्यूपाइड कश्मीर और लद्दाख और जम्मू और ये सारी जगह जो थी, इसका उन्होंने स्टेटस चेंज कर दिया। तो एक तो चीनियों को ये एतराज है कि भाई आपने तो हमसे माहदा किया हुआ था कि आप स्टेटस को मेंटेन रखेंगे और आपने पूरा स्टेटस को गवर्नेंस का चेंज कर दिया। हाँ, तो एक बात तो ये, और उसके जवाब में फिर देखें चीन ने 3 दफा ये मामला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें उठाया है डिस्कशन के लिए कि ये जो ना हमें मंजूर नहीं है, ये जो 5 अगस्त का जो इक़दाम हिंदुस्तान ने लिया है। और लद्दाख पूरे को उन्होंने एक सेंट्रली गवर्नड स्टेटस दे दिया है, उन्होंने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है। दूसरे जो ये सड़क बन रही थी श्योक से लेकर और दौलत बाग ओल्दी तक, डीबीओ तक, ये सड़क जो थी ये आहिस्ता आहिस्ता बन रही थी। और मुझे इस बात का तो खैर हमें इल्म नहीं है कि चीन ने इसके ऊपर कितनी दफा जो है एतराज किया या नहीं किया, लेकिन अब चीन ने खुल के कह दिया है कि हमें जो है ना गलवान वैली में आपकी कार्रवाइयां मंजूर नहीं है और हम ये दौलत बाग ओल्दी के ऊपर जो आप जो है ना यहाँ पे एयर बेस को अपने मजबूत कर रहे हैं, ये भी मंजूर नहीं है। अब उन्होंने खुल के कह दिया। आई थिंक 3 दिन पहले जो इनकी मीटिंग हुई है जो नहीं, चीनी वजारत खारजा का स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट आ गया, ठीक हो गया जी जी, उसमें उन्होंने बड़ा खुल के कहा कि वो जो ना उनके नजदीक जो है स्टेटस को क्या होना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल ये कह दिया है स्टेटस। उन्होंने यानी कि कोई चीज अब बयान कर दिए कि हिंदुस्तान को कि ये है, आप कबूल करते हैं तो मुनासिब है, नहीं करते तो फिर हमारी पोजीशन तो ये है और आपको इस पोजीशन से आकर जो ना फिर हमें छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लें। अच्छा जी, अब मेरा ये कहना है कि अब उन्होंने जो पोजीशन है कि चमर और डेमचौक जनूबी सेक्टर में और चोशल और पेंगोंग जो झील है, पेंगोंग टीएसओ से गलवान वादी सेंट्रल सेक्टर में और गलवान से डेपसिंग शिमाली सेक्टर पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। ये तो वहाँ हो गया, ये आपके लद्दाख में हो गया। अब उन्होंने क्या किया है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें एक जगह है, हम तो नहीं जानते उस इलाके को, लेकिन उसमें जो है समडोंगचू एक जगह है, उस पर भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो जो एक हर तरफ उन्होंने मूवमेंट की है, तिब्बत के इलाके में भी कुछ किया है और इसके अलावा जो नेपाल को मूवमेंट की है, तो नेपाल ने भी जो है इनके एक फ़ौजी को उनको मार दिया और 2 ज़ख्मी कर दिए जी। अब इस पर भी तबसरा फरमाएं कि ये जो पोजीशन है ये तो एक बहुत ज़्यादा है, पूरा इलाका गर्म हो रहा है जी। जो ये पूरा इलाका गर्म हो रहा है, इसमें जो चीज हिंदुस्तानी अफवाज के सामने खड़ी हुई है, उन्होंने खरबों रुपए अपनी फौज पे लगाए, खरबों रुपए, जिसमें पानी की फौज, बहरी फौज, फिजाई फौज, टैंक, तोपखाना, ये सब लगाए। लेकिन जो
और जहां से हिंदुस्तान की फौज की हम कह सकते हैं एक मॉडर्नाइजेशन का दौर शुरू हुआ था 1962 में चीनी हमले के बाद। अब उनकी फौज जो है वो जमीन में लड़ सकती है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने अपनी फौज में कोई ऐसी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उन्होंने नहीं पैदा की कि वो चीन को जो ये नेफा है, लद्दाख है, यहाँ पे आके फेस कर सकें और एक अददी या हथियारों की ताकत के ऊपर वो चीन का मुकाबला कर सकें। जो इतने पैसे उन्होंने लगाए हैं, यानी कि खरबों, आपको पता है कि जो ना हाँ, लेकिन आप अगर आप यूँ देखें तो उनकी उनकी जो, अगर आप इसमें गौर करें एडमिरल साहब, मैं दूसरी बात, एक नई बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि सी का उनका क्या हाल है, बहरिया का उनका क्या हाल है, लेकिन इवन लैंड फोर्स में देखा जाए तो उसमें यकजहती नहीं है। मिसाल के तौर पर हम 5 बातें कहना चाहते हैं आपकी खिदमत में, रिमाइंड कर रहे हैं। हमने अगर इस पर प्रोग्राम कर दिया है, लेकिन आपको फिर भी देखिए, एक तो उनके अंदर जो ज़ात पात का मसला है वो बड़ा ख़तरनाक है। उसने वो अपने आप को कभी भी, मैंने जो तरीका हमारी फ़ौज में है कि आपका जो फ़ौजी आपका जो आपके बहरिया में तो खैर उससे भी ज़्यादा है जो कि लैंड फोर्स में है, हमारा जो कैप्टन होता है या हमारा जो अफसर होता है वो हमारे अपने फ़ौजियों के साथ खाना खाता है और वो आगे जाता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा अफसरान की शहादत हमारे फ़ौज में होती है। और इसके अलावा आपके यहाँ तो जो आप नेवी में तो हमने देखा है कि वो तो बहुत ज़्यादा हम्बल लोग हैं और बहुत ज़्यादा यानी इंसानियत के बहुत करीब लोग हैं। ये तो हमने खुद देखा है, वो तो हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बातें हमें वहाँ से पता चलती हैं लैंड फोर्स की और हमारे एयर फोर्स की, उसमें भी हमारे अंदर जो यकजहती है वो आपस में किसी चीज़ का इम्तियाज़ नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ इम्तियाज़ मौजूद है। दूसरी बातें जो बात प्रॉब्लम है वो ये है कि वो वहाँ पर जो जिनसी ज़्यादती होती है उनकी औरतों के साथ में, जो कि वो औरतें फ़ौज में हैं या वो औरतें जो कि उनके फ़ौजियों की औरतें हैं, उनको वो मैंने बहुत बेहुरमती करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो जो दूसरे जो इलाके के, मिसाल के तौर पर गोरखा को ले लें, सिखों को ले लें, आप जो दूसरी और जो यूनिट्स हैं, वो सारे के सारे बिखरे हुए हैं। ज़हनी तौर पर उनके अंदर वो यकजहती मौजूद नहीं है। जब से इन्होंने हिंदुत्व का फ़लसफ़ा राइज किया, या मुसलमान भी बैठा है तो वो कहाँ पर अगर बैठा भी होगा तो जाहिर है कि वो अपने आप वो लड़ेगा तो सही है, लेकिन वो जिस बेदिली से लड़ेगा उसको तो मालूम है कि भाई मेरे खिलाफ काम हो रहा है। जी, अब फरमाइए। देखिए मिर्जा साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि जो ये आपने सोशल डिसऑर्डर की बात की है फौज के अंदर, आपको मैं एक ऐसी बात बताऊंगा, आप सुन के हैरान होंगे। हिंदुस्तान में मसलन रेलवे स्टेशन हैं जितने, जो पानी के पीने के इंतजाम हैं हिंदुस्तान में, पानी पीने के जो इंतजाम है, वहां पे कोई आदमी आपको किसी ग्लास में या डोंगे में पानी नहीं देता जो फ्री पानी मिल रहा है। आप अपना डोंगा लेके जाएं, अपनी बोतल लेके जाएं, उसमें डालें और ले आए पानी। तो आप समझ सकते हैं कि एक सोसाइटी जो है वो बिल्ट है ऑन सेग्रीगेशन, सोसाइटी पूरी की पूरी। फौज के लेवल पे, जब हम फौज के लेवल पे बात करते हैं तो हमें उनके अददी ताकत, उनके हथियार, उनके स्ट्रेटेजिक प्लान, इन सब को देखना पड़ता है, एनिमी इंटेंशन को देखना पड़ता है। ये सारी चीजें जो है ना, उनको इंटरनली तो कमजोर कर सकती हैं, मैं और करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि करती हैं, लेकिन इसके बेसिस के ऊपर हम एक नेशनल स्ट्रेटेजी बनाए, ये मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, इसके बेसिस पे आप नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते, आप नेशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी जरूर बना सकते हैं वो, लेकिन वो स्ट्रेटेजी जो है नेशनल इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी या एक नेशनल 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो ताल्लुक है वो नेशनल स्ट्रेटेजी के नीचे है, वो नेशनल स्ट्रेटेजी से ऊपर नहीं है। लेकिन जो अब ये चीन का मामला इनके साथ खड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी जनरल खुद चीख के अपने चैनल्स पे क्या कह रहे हैं कि हमारे फौजी तो जो है चीनियों के साथ आप हाथ बंद के लड़वा रहे हैं, उनको कोई एक्शन, यानी को उनको कोई एक्शन दिल्ली की मर्जी के बगैर लेने की इजाजत नहीं है।
छोटा सा भी वाकया होता है तो एक ऊपर नीचे से जो ना लद्दाख से मैसेज आता है, दिल्ली में आता है, दिल्ली में डिस्कस होता है, दिल्ली में फैसला होता है कि अब इसका क्या जवाब देना है, वो जवाब देते हैं। इस तरह है। तो ये तो वो उनके हिंदुस्तानी यानी कमांड एंड कंट्रोल ठीक नहीं है उनका। जी कमांड एंड कंट्रोल की बात नहीं, कमांड एंड कंट्रोल लोकल लेवल पे है ही नहीं। ठीक है, बस सारा का सारा जो ना एक सेंट्रलाइज कंट्रोल करके चलाना चाह रहे हैं। और मैं ये अर्ज करूंगा कि चीन से लड़ने की हिंदुस्तान में कभी उस तरह तैयारी की ही नहीं जिस तरह वो पाकिस्तान से लड़ने की। ये वो सब मानते हैं, इंडिया के सारे इंटेलिजेंसिया मानता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज एडमिरल साहब, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया जी। ये हमने भी क्लिप चलाया था कि वो फैसला दिल्ली से होगा, करते हैं जी, हमने पहले वक्त पे फैसला नहीं में होगा तो फिर जाहिर है ये सब झेलेंगे। अभी वो बगावत तो होगी, मैंने कहा ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के आएंगे बाद आएंगे तो फिर इस मौजू पे बात करके फिर अगले मौजू की तरफ। नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा मेरे साहब, मैं साहब एक बात जो मैंने जब एडमिरल आसिफ हुमायूं साहब से गुफ्तगू करते हुए ये बात नहीं बताई थी, जो अभी तक कहीं पर भी न किसी जगह रिपोर्ट हुई है ना किसी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई है, वो ये बताना चाहता हूँ कि PLA ने जो सम ड्रोंग चू अरुणाचल का इलाका है उस पर कब्जा कर लिया। सम ड्रोंग चू जी पर कब्ज़ा कर लिया है, यानी जहाँ जो 3 इलाके हमने बताए हैं, सेंट्रल लद्दाख, जनूबी लद्दाख और शुमाली लद्दाख के इलाके में, इसके अलावा जो ये इलाके पे भी कब्ज़ा कर लिया है। अब इसके अलावा बाद में जो बात हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है, जो इंटरनेशनल असेसमेंट है वो ये है कि चाइना के साथ में इंडिया अपने आप को डिटैच कर रहा है, अपने आप को अलहदा कर रहा है जी। वो ब्रिक्स से और SCO से निकलना चाहता है। और ये अब इसके बाद में सवाल ये पैदा होगा कि क्या वो अपने आप को माशी तौर पर और अपने जब ये सारे लोग जो उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, SCO के लोग और सारे जो यानी ब्रिक्स से निकलना चाहता है और जो उनका बैंक है उन सब से निकलना चाहता है, और जो SCO है शंघाई ताउन तंजीम जो है उससे निकलना चाहता है। तो अब इसके बाद में उनके पास क्या रास्ता होगा? वो अमेरिका की बोगी अमेरिका के साथ में बिल्कुल जुड़ना चाहता है। अमेरिका यही चाहता है कि उसको बिल्कुल तना कर ले और अपना मुर्गा बना ले। सो इसका ये ख्याल है कि जो लोगों का जो ख्याल है कि मोदी ने बुनियादी गलती ये की है कि हिमालय और लद्दाख में जो गलती की है उससे फ़ौज का मोराल बहुत गिर गया है। ये बात में हमने एडमिरल साहब से बात करना रह गई थी कि मोराल जो उनका गिरा है और इससे जो अफसरदगी पैदा हुई है उसको इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि अफसरदा जिन जो है उसको बोतल में डालना अब मुश्किल हो गया है। एक नए इस्तेलाह उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अफसरदा जिन का जी, कि अफसरदा जिन को अब बोतल में डालना, यानी अफसरदगी इतनी फैल गई है कि वो जिन जो है बोतल में नहीं जा सकता वापस, यानी अब दोबारा से मोराल का करने के लिए उनको कोई बड़ी कामयाबी की ज़रूरत है। और उनके अंदर एक खौफ भी पैदा हो गया है। हाँ, अब नहीं मतलब ये कि वो देखते हैं कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब क्या करें, अगर ये जो आप कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम है तो क्या करें। अब इसके पास इसके बाद जब ये बोतल का जिन जो अफसरदा जिन के लिए उनके पास क्या रास्ता है, वो ये है कि वो जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके रास्ते पे चलें, और इंतहा पसंदी के रास्ता जो है वो मुकम्मल जंग पर जाकर रुकता है। अगर मुकम्मल जंग पर आप जाते हैं तो फिर वो खत्ते की इंडिया की तबाही है, खत्ते की तबाही है और दुनिया का इसमें बहुत नुकसान है। अब इस सूरत हाल में अगर हम दोबारा इसको देखें कि अगर उनकी क्लास को देखते हैं, उनके यहाँ क्लास सिस्टम को देखें तो उसमें उन्होंने उन्होंने ये काम किया था कि चीन की अशिया का बाइकाट कर दो। तो उन्होंने वो सवाल ये उठाया
कि भाई चीन की जो अशिया अब यहाँ हम बेच रहे हैं, दुकानदारों ने सवाल उठाया दिल्ली के अंदर और हर जगह पर, ये तो हम ख़रीद के लाए हैं, ऑलरेडी हमने इंडिया का पैसा खर्च कर दिया है। अब ये अगर आप अब इनको हम दुकानों को आग लगाते हैं तो ये तो नुकसान हमारा होगा, चीन का क्या नुकसान होगा? चीन को तो पेमेंट तो मिल गई है जी। तो ये फेल हो गया उनका, उनको चीनी सामान वहाँ बिक रहा फिर है। उसकी वजह से उनकी मईशत भी चलती है इस तरह से। भाई तो मीशत वो- इतनी चलती है कि वो जो बेचारे पैसे ले आए, अब जैसे हमारे यहाँ जो बहुत सी स्टेशनरी आती है, जो हम एक अच्छे अच्छे फाइलें लाते हैं, ये वो लाते हैं, जो वो सारी चीन से आती है, वो क्या करते हैं कि वो एक पूरा का पूरा कंटेनर भर के ले आते हैं और अपना फिर यहाँ बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब इंडिया का दूसरा मसला ये खड़ा है कि इंडिया के जो क्लास बेस्ड जो सोसाइटी है, ये इंटरनेशनल जो मीडिया के जो एनालिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो ये बता रहे हैं, उसमें 4 क्लास हैं। एक ब्राह्मण है, एक खत्री है, जो कि ब्राह्मण वो हैं कि जो अपर क्लास है, जो 2.5% है पूरी आबादी का। वो ये कहते हैं कि हमें उनकी औरतों के ऊपर भी हक़ है, उनके माल के ऊपर भी हक़ है, उनके हर चीज़ के ऊपर वो हक़ रखते हैं। और वो कहते हैं कि जो कोई भी आदमी आया हमारे सामने झुक के आए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और हमारी वजह से आप जन्नत और दोज़ख में जाते हैं। ये वो क्लास है। और सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन करती है, जो सबसे ज़्यादा तबाहकारी करती है, वो ये क्लास करती है। और यही क्लास वो है। और ये क्लास जो है सारी की सारी ये आई है सेंट्रल एशिया से। तो वहाँ पर एक तहरीक चली थी कि ये जितने भी सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, अब ये और जो वापस जाएं ये लोग वापस। तो दूसरा जो क्लास है वो खत्री है, जिनके जो फ़ौजी लोग होते हैं, जो लड़ाका लोग होते हैं। तीसरी क्लास जो है वो वेश हैं, जैसे ज़राअत के लोग हैं, किसान के लोग हैं। और चौथे जो हैं शूद्र हैं, जो ये सबसे बड़ी तादाद में ये लोग हैं। दलित जिसे आप कहने लग गए हैं कि उसको अच्छा नाम दे दिया शूद्र की बजाय। तो ये वो लोग हैं जिसमें ये, अब इसमें जो इस निज़ाम के साथ में पूरे इंडिया की फ़ौज भी इस तरह से मुश्तमिल है जी, और पूरी इंडिया की सोसाइटी इस तरह से मुश्तमिल है। अब अगर जब कोई जंग होती है तो ये सारी जगह एक, जिसको कहा जाता है कि एक बहुत इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी, इस्तराब की कैफियत पैदा होगी। और सब आदमी, जब आपने हिंदुत्व का फलसफे पर जाएंगे, लड़ेंगे, तो आपके लड़ने के लिए आपको सिख राज़ी नहीं होगा, मुसलमान राज़ी नहीं होगा, ईसाई राज़ी नहीं होगा, गोरखा राज़ी नहीं होंगे। तो अब क्या बनेगा? अब आपके पास जो चीज़ है, जो एटम बम है, हाँ आपके पास एक वो चीज़ हथियार रह जाता है। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर अमेरिका बच जाएगा क्या? क्योंकि जो फिर वो जब वो सूरज को ढांपेगा, उसकी जो तबाही की वजह से एक बम काफ़ी होगा कि सूरज ढांपेगा और सर्दी इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरा बात यह है कि उन्होंने इस्तेकाम का, अदम इस्तेकामी का ख़ुदकार निज़ाम वज़ा कर लिया है। उसमें क्या हुआ है कि इंडिया के साथ में बदसलूकी, इंडिया के आदमी के साथ, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि सब मुसलमानों के, सिखों के साथ में, और फिर साथ साथ में सारे हमसायों के साथ में बदसलूकी। तो पूरा निज़ाम जो है आपने वज़ा जो किया है वो इस तरह का निज़ाम वज़ा किया है जिसमें कि सारा का सारा निज़ाम आपका अदम इस्तेकाम पैदा हो जाएगा। जो भी आप करेंगे उससे किसी तरह से भी, अब ये इसको लफ्ज़ ये कहा है एक इंटेलेक्चुअल ने कि कंस्ट्रक्टिव क्योस। अब ये इससे अब नपातुला जो है, आप इसे कंस्ट्रक्टिव के मतलब तो ये कहा जा सकता है कि एक मरबूत, जैसे आप मैंने मस्बत क्योस पैदा करना चाहिए। लेकिन मस्बत क्यास तो नहीं होगा, वो तो अफरा तफरी जब होगी तो मस्बत कैसे होगा? वो तो मनफी होगा। तो ये कहते हैं मस्बत बनाते हैं। इन्होंने कहा कि अफरा तफरी और सियाचिन पर, और बेसिक का पर्पज़ जो हमने आपको पहले बताया कि इनका बेसिक पर्पज़ जो है वो सियाचिन पर कब्ज़ा करने का अमेरिका की। ये जब लड़ाई होगी, इस लड़ाई से इनको कोई मकसद नहीं कि चीन मरता है या अमेरिकन मरते हैं, इससे कोई मरता नहीं है, या पाकिस्तान को नुकसान होता है, उससे कोई मकसद नहीं है। उनका मकसद सियाचिन पर कब्ज़ा करना है। अब इंडिया के लोग, जो लोग असल लोग हैं, जो सोचें कि अगर आप क्या चाहते हो, कि इंडिया की तबाही चाहते हो, तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अमेरिका की ये बालादस्ती को। तो अब वो सियाचिन पे कब्ज़ा करना चाहता है, तो सियाचिन पे कब्ज़ा न चीन करने देगा, न रूस करने देगा, न पाकिस्तान करने देगा। ये एक और ख्वाब देखा जा रहा है। ख्वाब देख रहे हैं। तो अब दूसरी बातें आप कर लें, मेरे ख्याल में इस बात को उसको हम क्लोज करते हैं। एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है जैन साहब
कि पेट्रोलियम के मसनूआत में जो है अचानक जो है जो उन्होंने कम किया था 10 रुपये, अब इन्होंने 25 रुपये एकदम से बढ़ा दिए हैं। पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ाकर आपने पाकिस्तानियों पर एक बड़ा बम फेंका है और पाकिस्तानियों को बहुत तबाह, जो उनकी ऑलरेडी देखिए, एक तो मुलाजमतें आपकी जो आप लाखों दे रहे थे, करोड़ों मुलाजमतें दे रहे थे, आपने करोड़ों को यानी लाखों दे रहे थे, करोड़ों को आपने बेरोज़गार कर दिया जी। अब किस तरह दिखाएंगे? अब सवाल ये है कि आपकी पेट्रोल की मसनूआत के अंदर क्योंकि कोई यहाँ पर ऑर्गेनाइज तंजीम नहीं है जो आपके ख़िलाफ़ मुजाहरे करे, और अब इस वक्त मुजाहरे करना भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जंग का मामला चल रहा है, तो हम आप पाकिस्तान को कोई जो मुश्किल में नहीं डालना चाहते, अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं करना चाहते। भाई साहब देखें, लोगों को शिकवा इस बात का है कि ये 30 तारीख को ये फैसला होता था, वज़ीर आज़म इतने दबाव में आए कि उन्होंने किया है, शरारत की है। भाई देखिए, ये जो आदमी है ये बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। अब बहरहाल आप जो कुछ भी हो, इन्होंने फैसला कर दिया है, आप जो करना है आप कर लें, आपके बस में है तो आप कर लीजिए। बाकी बागी है कि ये आवाम पे जुल्म है, एक बात सीधी सी है। दूसरी बात जो हमें के इलेक्ट्रिक की करनी है जैन साहब, ये ज़्यादा करनी है हमें जी। अच्छा, ये तो एक अवाम का जो जज्बात है अवाम के, उसके एक छोटा सा क्लिप है वो हम दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। सियासतदान तो बेके में सब चोर के बचे, ये तो सारे इस मुल्क को और आवाम का खून चूस रहे हैं। इनको खुदा गर्क करे, हम इनके लिए ये दुआ कर सकते हैं, खुदा इनका तबाह और बर्बाद करे, हम इनके लिए ये दुआ कर सकते हैं। जब आप संभाल नहीं पा रहे किसी मुल्क की मईशत को और मुल्क को, तो क्या कर सकते? उस हुकूमत को चाहिए खुद ही क्या कहते हैं इस्तीफ़ा दे और उतर जाए, और किसी नई हुकूमत को चांस दे कि वो उसको संभाल सके। भाई इस इक़दाम को कोई अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखे ना, अचानक रातों रात आवाम को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई मर गए हैं, कितनी मुतासिर होगी। बस जब एंड हो जाएगी बाहर निकलने पड़ेंगे। कारोबार है नहीं, हर चीज़ तबाह करके रखी है, और क्या करें इनका। ज़्यादा कर दिया तो आवाम को धोखा दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। गरीब आवाम को धोखा मिल रहा है और कुछ नहीं है। वही कहते हैं ना कि जो भी आता अपने पेट के लिए आता, दूसरी गरीब आवाम का नहीं सोचते। इस टाइम जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, हालात जो मामलात हैं उसमें वैसे ही बिज़नेस, काम, नौकरियां, ये वो सब मामलात ख़राब हुए हैं। उसमें और मज़ीद 25 रुपये का ये जो बर्डन डाला गया वहाँ पे, लाजमी बर्डन तो है, इसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते। सर, आलमी मार्केट में पेट्रोल बहुत पहले से सस्ता था, लेकिन हमारे मुल्क में तो रिलीफ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्योंकि सेकंड ये कि यहाँ रिलीफ गवर्नमेंट को मिलता है, हुकूमत को मिलता है, जो कि समझ लें वो अपने ही सारे कुछ जो है कि भर रही हैं। अवाम तो जो पिस रही है, हर हाल में पिसेगी, पिसती रही है, पिस रही है। तो महंगाई का ये जो एटम बम गिरा है 25 रुपये बढ़ाकर, इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक इक़दाम है हुकूमत का ये। और मैं आवाम की गुजारिश है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि कम अज़ कम आप इस पेट्रोल के ये जो 25 रुपये बढ़ाएँ, इसको फौरी तौर पर इसको वापस फैसला लिया जाए। अदरवाइज़ आवाम जो है वो महंगाई के चक्के में पिस जाएंगे। और वज़ीर आज़म साहब, जब आवाम गरीब आदमी की जो ज़िंदगी नहीं बदलती तो फिर वो हुकूमतें भी नहीं रहती। फ़र्क तो पहले से बहुत कुछ पड़ चुका है, जैसे कोरोना की वजह से काफ़ी सारे मुश्किलात हो रही हैं, लेकिन अभी एक दिन में 25 रुपये बढ़ जाना तो वो तो वैसे ही हमारे लिए अज़ाब बन चुका है। अब मुश्किल ये कि जो आम लोगों की आवाज़ है, टीम चाहिए जो कि बहुत मुनज़्ज़म हो और जो पाकिस्तान को नुकसान न करने पर दे कर सके, जो कि आपका एक कंस्ट्रक्टिव आपके मुज़ाहरे करे, जो मैं आप इसका नई इस्तिलाह बना देता हूँ जी, जो कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट करे। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे प्रोटेस्ट करे कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान न पहुँचे। नया इस्तिलाह बना रहा हूँ एज ए पोलिटिकल साइंस का होने के तालिब इल्म होने की हैसियत से या उस्ताद होने की हैसियत से जी, कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट करना चाहिए। और उस प्रोटेस्ट के अंदर आपको इस तरह से होना चाहिए कि जब कहें बंद हो जाए और जब कहें चल पड़े, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। इंडिया को ये पैगाम नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेचैनी पैदा हो गई। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन ये है कि मैसेज ये जाना चाहिए कि हम आपके ख़िलाफ़ हैं, हम हुकूमत को बदल देंगे। उसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एस्टेब्लिशमेंट में से कहें कि आप इसको चेंज कर दें, मेहरबानी करें, क्योंकि नालायकी या नाड़ीपन की हाँ इंतहा तो हो अब गई। नहीं, या आपके अगर ये बहुत खिदमतगुजार है या आपकी लाइन पे चल रहा है तो फिर इसको समझाएं कि भाई ये इसको मामले को सेटल करें, कम कर दें, 10 रुपये बढ़ा ले। अच्छा, इनकी जो इत्तेहादी हैं वो किसी बात इन सब चीज़ों पे नहीं है, जैन साहब बात मुखालफत कर रहे हैं। देखिए, इत्तेहादी कोई बात नहीं है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के सारे पे सब चल रहे हैं, उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है और जुड़े हुए रखे हैं। हम तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि भाई आप मेहरबानी करें, हम पर एहसान करें, इस आदमी में अकल नहीं है। अब अगर ये आपको बेअकला चाहिए तो फिर ठीक है, फिर आप चलाते रहें आप इस पर, लेकिन फिर अगर फिर बेचैनी बढ़ी तो करप्शन भी तो हो सकता है ना। आप ये देखिए कि आप
हम जब आपसे ये कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको ये कह रहा है कि यानी कंस्ट्रक्टिव प्रोटेस्ट होना चाहिए, तो वो कितना संभल के कह रहा है कि आप अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचे। आपको भी ये सोचना चाहिए कि मुल्क को ये आदमी नुकसान पहुँचा रहा है, और अगर एरप्शन हो गया, एक एकदम से लावा फट गया, तो फिर आप क्या करेंगे? यू कांट मैनेज। आप गली गली कुछ पे तो आप फौज नहीं खड़ी कर सकते हो। यू कांट मैनेज देन माय फ्रेंड। और दुश्मन जो आपके पीछे लगा हुआ है, तो आप जितने अक्लमंद अपने आप को कहते हैं, इतने अक्लमंद आप हैं नहीं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आपके जो दायरा है, जो सोच विचार का, वो सारी बात इस बात पर है कि हम बाई ताकत कर लेंगे। बातों का ताकत काम नहीं करती है अवाम के मामले के अंदर। जब वो मामला फटता है, लावा फटता है, तो वो कंट्रोल में नहीं आता है। प्लीज़ बी अंडरस्टैंड इट। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, इसको घटा कर आप 10 रुपये पे ले आए तो चलो चल जाएगा काम। बात को ये 25 रुपये पे नहीं चलेगा। दूसरी बात आप कहना चाहें चलने के इलेक्ट्रिक की बात ये है कि मालूम ये होना चाहिए कि इसका मालिक कौन है के इलेक्ट्रिक का। जो भी आता है अब उसको ये लोग पैसे दे देते हैं। कोई नकवी साहब है, वो अब इनके फंडर हैं, इनके जो इमरान खान साहब के। तो मसला क्या है आपका? हमें क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं कराची को? मतलब ये है कि इसका कोई ओनरशिप नहीं है। अब आप देखिए कि वो हारून रशीद है, वो कहता है कि कराची यतीम है। जो ये कहता है आपका जो प्रोग्राम करता है दुनिया न्यूज़ का, कामरान खान, वो कहता है ये कराची यतीम है। हम कहते हैं कराची यतीम है। अब सवाल ये है कि किसी न किसी वक्त में तो कराची से कोई लीडरशिप तो उभरनी है ना जी। वो ये लीडरशिप इन बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की तो नहीं चल सकती ना। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा दाना आदमी चाहिए कि जो आदमी आप चलें। आप बना के छोटे भैया को बैठा देते हैं कि साहब कभी अब जब हमने कितना मुखालफत की अल्ताफ़ हुसैन की कि भाई ये हमारा आदमी नहीं है, इसके बावजूद भी आपने रखा उनको, यहाँ बना कर रखा। और हमने बताया कि ये हम मुझसे इसने कहा कि हमें अलहदा मुल्क चाहिए। जब वो एरप्शन हुआ 22 अगस्त 2016 को, तो फिर आपने जान छुड़ाई इससे। उससे पहले हमें तो ये 1988 में पता लग गया था। हमने किसके पास नहीं गए? हम सदर के पास गए, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास गए, हम DGI के पास गए। हमने सबसे हल्फ उठा के कहा कि ये हमारा आदमी नहीं है। फिर आप क्या, फिर भी नहीं, आपने बात नहीं मानी। अब भी हम आपसे जब बात कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं हमारी बात, लेकिन आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दिन अच्छा देखें से हमारी जो बात ये है कि ये बात का जिम्मेदार ये लोग हैं जो आप जो बाहर के पढ़े हुए लोग हैं। अब हम ये कहते हैं कि खुदा के वास्ते आप लोकल दानाई पे जाएं। आप ये जो बाहर की जो अंग्रेज़ी लिखने वाले लोग जो हैं, अंग्रेज़ी पढ़ के आने वाले हैं, जो वर्ल्ड बैंक में काम करके आते हैं, IMF में काम करके आते हैं, इनसे जान छुड़ा लो। ये तुम्हें तबाह बर्बाद कर डालेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे नीचे से कारपेट खींच लेंगे सब कुछ सब। तो ये के इलेक्ट्रिक को हमारे जो आवाम को सहूलत देनी चाहिए। ये हमें सहूलत देने की बजाय लूट मार के अलावा का कोई काम नहीं। उन्होंने कह दिया जी गैस फराहमी नहीं हो रही थी, इसलिए ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। भाई तो गैस क्यों दें हमें? आपको आपका काम ये है कि जब आप पैसे कमाते हो तो आपको ये बात तय हुई थी कि आप आप जो है वो लगाएंगे, प्लान लगाएंगे और हमें अब सब सुई सदन वालों ने उनके दावे को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कोई कमी उमी नहीं की गई है। बात यह है कि के इलेक्ट्रिक को ये मालूम है इस शहर में कोई हमारे खिलाफ बात करने वाला नहीं है, लोगों को सड़कों पे लाने वाला नहीं है। लूटो जितना लूट सकते हो। भाई कराची वाले जब बफरते हैं तो उसका फिर कोई इंतहा नहीं होती है, क्योंकि फिर वो आपको याद होगा कि उसने लिखा है द लाइटर साइड में, असगर खान ने लिखा है कि जिस वक्त मज़ारे यहाँ शुरू हुए जी, तो वो फिर फ़ौज आई तो फिर उन्होंने कहा कि साहब इस लाइट को क्रॉस मत करें। तो उसने कहा मैंने लड़के की तरफ देखा तो वाकई वो गोली चला देता। अब असगर खान को अगर कोई बच्चा मार देता तो फिर क्या होता आपके मुल्क के अंदर? वो अक्लमंद आदमी था, क्योंकि वो खुद भी फ़ौजी था, तो उसने समझ गया कि भाई बच्चा, कोई ऐसे नादान भी होंगे कि आपकी गोली चल रही होगी, वो आ जाएगा, मर जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो ख़तरनाक बात आप करने जा रहे हैं। आप इसको कंट्रोल करें, ये इसके पैसे लेना बंद करें। जो भी पैसे ले रहा है उसकी गर्दन को दबोचें। 36 अरब इलेक्ट्रिक से पैसे ले रहा है, इनकी गर्दन दबोचें जो कि इलेक्ट्रिक वाले लोग हैं। 36 अरब की सब्सिडी भी ले ली हुकूमत से। हाँ। और लोड शेडिंग इंतहा पे है। और मौसम देखें और लोग साथ में बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं कराची की लीडरशिप के लिए मैं सवाल उठाता हूँ तो फिर मुझे लीडरशिप बनानी पड़ेगी यहाँ पर। अब ये और वो काम करना पड़ेगा जो ये कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरह से लीडरशिप बना सकते हैं कि जो पहले मैंने बड़े बड़े काम हमने किए हैं। भाई GSN की मूवमेंट को हमने निपटाया, महाजिर की मूवमेंट को हमने निपटाया। तो फिर हम जब अगर खड़े करेंगे तो फिर आप नहीं कर सकेंगे, इसको रोक सकेंगे।
ये एक बड़ी ख़तरनाक बात आप जी। आप कर रहे हैं। ये जो अगर लोगों को तकलीफ़ बढ़ाना चाहते हैं, आप कराची को आपने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया। हर चीज़ में जो चाहें ये लोग कर लें, जो ये कर लें, आपके जो ये वडेरे कर लेते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं क्योंकि आपके इनकी दोस्ती है। तो ये ऐसा नहीं चल सकता काम भाई। कराची कराची है, आपको उनको वक्त देना पड़ेगा। जी जी, वक्त ख़त्म हो रहा है, बस जी, एक आखिरी 1 मिनट है। इदारों का यानी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देखें कि भाई उनके यहाँ से नोटिस भाई, अब सुप्रीम लिया कोर्ट जाए में अब तो देखिए फिर काम हो। कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट चले। अब सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला आ रहा है, उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो अब ये बात ये देखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमें कराची का हक आपको देना चाहिए। यहाँ पर हर आदमी बसता है, ये मिनी पाकिस्तान है। इसमें पंजाबी भी है, पठान भी है, सराइकी भी है, गिलगिती भी है, आज़ाद कश्मीरी भी है, सब के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। और बलोची भी हैं, यहाँ पर सिंधी भी हैं, सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर। कौन सा आदमी जो यहाँ का नहीं है। और पूरे इंडिया का आदमी अगर आप देख लें तो बर्मा का आदमी यहाँ मौजूद है, बंगाली यहाँ मौजूद है, लखनऊ का मौजूद है, दिल्ली का मौजूद है। ये मिनी बर सग़ीर है अगर आप इसको बहुत बड़ा टर्म में कहें तो। जी, वो उसके साथ में आप ज़्यादती करते हो, यानी आप समझते हो कि ये यतीम है। यतीम नहीं है। यतीम पे जब उठते हैं तो फिर एक तो आड़ लग जाती है उनकी, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिरती हैं। आपने उस वक्त ये बात की थी हमसे, जब हमने ये बात कही थी तो कहा कि साहब हम जब ये MQM को खड़ा किया था तो ये कहा था कि साहब जो ज़ियाउल हक की हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि 10 साल बाद में कराची जाग जाता है और वो फिर हुकूमतें गिरा देता है, तो वो आपने फिर MQM को बढ़ावा दिया था। उस वक्त हमने इस बात को कबूल कर लिया था, चलो भाई रिया की हुकूमत रहने दें। लेकिन अब भाई कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? नालायकों को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। जी, वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नालायकों की बात नहीं है, इंसानों को तकलीफ़ को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? वो तो ये अब बेहिसी है हर तरफ, हाँ। क्या किया जाए। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।